सो हेलो एवरीवन। बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक से दो क्वेश्चन हर साल आपको, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, सीटी हो, ओके, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या? बेसिकली हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटम, एटम होता क्या है। तो आप सबने तो ऑलरेडी इसके बारे में क्लास से 9 10 से पढ़ा ही होगा कुछ। बट थिंग इसकी अभी हमें इसको इन डिटेल पढ़ना है, और ताकि हमसे क्वेश्चन इजीली बन सके। ठीक है, तो सी द टॉपिक फर्स्ट इज द डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ओके, डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो है वो सबसे पहले अपने को किसी एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, राइट। ये जो थ्योरी आई थी, इन्होंने क्या कहा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द इनडेस्ट्रक्टेबल पार्टिकल। ठीक है, दुनिया में जितने भी मैटर्स अवेलेबल, आई होप कि आपको मैटर पता है, एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है? तो उन्होंने वही कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द इनडेस्ट्रक्टेबल पार्टिकल, की दुनिया में जो भी चीजें अपने पास अवेलेबल है वो किससे बनी हुई है? इनडेस्ट्रक्टेबल पार्टिकल से बनी हुई है। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। और उसको बाद में हमने क्या नाम दे दिया? एटम नाम दे दिया। आई होप कि इतना आपको समझा। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इसकी, अगर उन्होंने ये कहा कि एटम है तो एटम के एग्जिस्टेंस के लिए क्या हो सकते हैं? लाइक आप एलिमेंट पढ़ते हो ना, लाइक अपने पास 118 120 एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट को एलिमेंट क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने इसके बारे में भी एक पॉइंट कहा कि जब सेम टाइप के एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो वो एलिमेंट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट फॉर्म करते हैं। आई मीन व्हेन द सेम टाइप ऑफ एटम गेट कंबाइंड दे फॉर्म द एलिमेंट। मतलब ये कहना है सिंपल सा कि सपोज आपके पास कॉपर की एक शीट है, और आपने कॉपर को ब्रेक करना शुरू किया, तो उसका एक लास्ट का फ्रेगमेंट मिलेगा जिसे आप कॉपर का एटम कहते हो। बट द थिंग इसके वैसे तो बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होंगे कॉपर में। ऐसा तो नहीं ना कि आपने कॉपर को ब्रेक किया वहां पे गोल्ड मिल गया, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बराबर है? तो इस तरीके से उन्होंने सेकंड थिंग किसके बारे में डेफिनेशन दी? एलिमेंट के रिगार्डिंग दी। फिर वो ये भी कहते हैं कि व्हेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम गेट कंबाइंड दे फॉर्म द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल, राइट। अब अपने को पता है कि कंपाउंड भी अवेलेबल है अपने पास, मॉलिक्यूल भी अवेलेबल। इन जनरल हम सब चीजों को मैटर कह रहे होते हैं, राइट। तो व्हाट इज अ कंपाउंड? विच आर द मेड अप ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स। ओके, और मॉलिक्यूल भी, जो कि टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स के एटम्स से मिलकर फॉर्म होते हैं। बराबर है? इतना आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल? ओके, कई दफा लोग कहते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। तो बात ये सिंपल सी है कि जो आपका कंपाउंड होते हैं मोस्ट इन द केस आपके काय में पाए जाते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक H2O, और यहाँ पे कंपाउंड NaCl हम कहते हैं। बट द थिंग इज की जो मॉलिक्यूल होता है उसका सबसे लास्ट या छोटा फ्रेगमेंट होता है, उसी को अपन कंपाउंड कहते हैं। इतना आपको समझा क्या? अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम आगे चलेंगे और जरा इन डिटेल और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमें जो थ्योरी आगे बढ़ानी है उसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली। जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी हमें जो डिस्कस करना है, बेसिकली डिस्कस करना है नेक्स्ट मॉडल जो आई थी। कौन सी आई थी? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो देखो अभी आपको याद कैसे रखना है, कौन से डिस्कवरीज कैसे, इसके लिए ऑर्डर है, एक छोटी सी निमोनिक्स यूज की यहाँ पे। ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच का मतलब ईंट पर नाचना नहीं है भाई मेरे। ठीक है, जस्ट वी हैव टू मेमोराइज इट। व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ द ईंट पर नाच। यहाँ पे एक निमोनिक्स यूज कर रहे हैं हम। ई मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और उसकी डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट इज द प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एंड नेक्स्ट वन इज द चैडविक, जिन्होंने जिसकी डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये आपको एक अच्छा खासा एमसीक्यू पॉइंट भी तैयार हो गया कि किसने किस चीज की डिस्कवरी की थी। ओके, अब जाहिर सी बात है, आप पढ़ते हो कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, राइट। जो आपको नीचे मॉडल दे रखा है, ये जो अपने पास मॉडल अवेलेबल है, ये मॉडल, इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल कहते हैं। बट थिंग इसकी, इस एटम को जो आप पढ़ पा रहे हो, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी भी तो डिस्कवरी हुई है ना। या फिर इस डेफिनेट स्ट्रक्चर को आपने जब कब पढ़ना सीखा? जब तक आपने इसके पार्टिकल को देखा होगा, इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स को देखा होगा, तभी आपके पास एक डेफिनेट स्ट्रक्चर अवेलेबल मिली, राइट। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो भी एटम के एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। तो चलिए हम जरा एटम के पास जो सबसे पहले बाहर के ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक एटम जो होता है, किन्ने? थॉमसन ने, कि थॉमसन की जो मॉडल आती है वो थॉमसन के मॉडल को हम कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद रेजिंग पुडिंग मॉडल एंड द वाटरमेलन मॉडल। बहुत सारे इसके नाम है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक एटम के बारे में आप क्या जानते हो। एटम के पास तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, और आपके न्यूक्लियस में कौन मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। आप इतना ही फिलहाल जानते हो, आई होप कि इतना आप जानते तो है। फिलहाल इसके अंदर भी और भी स्टडी की जाती है कि इसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। आई मीन कि फंडामेंटल मतलब
आप इनको ब्रेक कर सकते हो, राइट। बट इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल विच कांट फर्दर डिवाइड। आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना चाहो तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन को तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, वो ऐसे ही रहेगा। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक किया जा सकता है, और जब उसे हम ब्रेक करते हैं तो बेसिकली आपको उसके और कंस्टिट्यूएंट्स मिल रहे होते हैं, जिसे हम क्वार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वार्क पार्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वार्क में पेयरिंग्स अवेलेबल होती है, अप क्वार्क की डाउन क्वार्क के साथ, टॉप क्वार्क की बॉटम क्वार्क के साथ, एंड द चार्म की स्ट्रेंथ के साथ। अब इनके क्या खास बातें होती है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन अपने पास फंडामेंटल है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग कुछ चार्जेस पाए जाते हैं इन क्वार्क के ऊपर, लाइक अप, टॉप या चार्म, जो कि ऊपर वाले रो में आपको दिख रहे हैं, इनके पास 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पाया जाता है, सिंपल। एंड सिमिलरली जो डाउन में आपको, मतलब जो नीचे आपको बॉटम रोज में दिख रहे होंगे, डाउन हो गया, बॉटम हो गया, स्ट्रेंज हो गया, इस टाइप के क्वार्क के पास -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज अवेलेबल होता है। अब हम प्रूव करते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है। तो लेट्स सी, अपना जो प्रोटॉन है उसका स्ट्रक्चर है अप अप डाउन क्वार्क का। काय का? अप अप डाउन क्वार्क का, मतलब ये दो अप और एक डाउन क्वार्क के मिलकर बना हुआ है। तो इनकी चार्ज के बारे में बात करें तो 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने जब इनको ओवरऑल ऐड किया तो आपको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव नेचर का चार्ज, मतलब बेसिकली जो प्रोटॉन है, मैं पॉजिट्रॉन नहीं कह रहा, मैं प्रोटॉन कह रहा फिलहाल, क्योंकि पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने बात किया किसके बारे में? कि प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन किससे बना है? अप अप डाउन क्वार्क से बना है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज द न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन क्या है? ये डाउन डाउन अप क्वार्क से बना है। इसके चार्ज को आप सिंपली ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओवरऑल चार्ज 0 मिलेगा, राइट। क्योंकि डाउन का मतलब 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, डाउन का मतलब 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एंड अप मतलब +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इस तरीके से आपने ओवरऑल ऐड किया तो आपको क्या मिला? चार्ज 0 मिला। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं ना कि लाइक न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है, क्योंकि आपने उसको एक क्या देखा, आपने उसके कंस्टिट्यूएंट लेवल पर जाकर उसकी स्टडी की तो पता चला कि वो अलग अलग फ्रेगमेंट से बने हुए, जिसे अपन क्वार्क पार्टिकल कहते हैं, ओके। सिमिलरली आप देख सकते हैं मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है बेसिकली 1.67 एंड 26 10⁻27 kg होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 49 10⁻27 kg होता है। तो दोनों में हैवी कौन हुआ? तो याद रखना, हमेशा न्यूट्रॉन हैवी होता है। न्यूट्रॉन हमेशा हैवी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के, और प्रोटॉन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। मतलब सबसे ज्यादा मास के हिसाब से देखोगे तो न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद आपका प्रोटॉन, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास, ऐसे ऑर्डर में आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट थिंग रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर लेते हैं, तो आपने रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी देख ही रखे होंगे कि सपोज एक्स हमने सिंबल यूज किया जिसके यहाँ पे जेड लिखा और यहाँ पे हमने पावर में ए लिखा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड? बेसिकली जेड डिनोट द एटॉमिक नंबर। बेसिकली हम डिफाइन कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन नंबर इनसाइड एन एटम, ठीक। सेकंड वन इज द ए इज द मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल है, उसके भी यहाँ पर हम मास नंबर डिफाइन कर रहे होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ सोडियम एटम एंड द सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, मतलब इसके पास या तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो 11 प्रोटॉन होंगे। लेट्स से 11 प्रोटॉन है, तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने कहा कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के बराबर प्रोटॉन नंबर भी होगा, और जो बच जाएंगे वो आपके क्या होंगे? न्यूट्रॉन नंबर होंगे। सिंपल ना? आई होप कि इतना आपको समझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नथिंग इज कि अभी हम मॉडल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन की? डॉल्टन एटॉमिक मॉडल के बारे में। अभी नेक्स्ट है अपने पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो देखो देखो थॉमसन ने क्या बोला कि एटम जो होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। स्फेरिकल आई होप आपको समझता है, जिसके पास क्या होती है? मास फील्ड होती है, राइट। जैसे मेटालिक बॉल आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल लिया था वाटरमेलन का। वाटरमेलन को उन्होंने जस्ट कंसिडर किया एज ए स्फीयर। फिर क्या कहा कि स्फीयर में अब देखो उसके पास दो पोर्शन अवेलेबल है, एक होता है पल्पी रीजन जो रेडिश पार्ट होता है, और एक होता है उसमें सीड का रीजन जो कि उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो कहा कि एक एटम भी ऐसा ही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी एक रीजन में अवेलेबल होंगे अपने पास। तो बाकी जो रीजन में वो अवेलेबल होंगे पॉजिटिव नेचर का होगा, और इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर के होंगे? नेगेटिव नेचर के। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? बराबर होगा, इसीलिए वो क्या होगा? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाया जाएगा, ओके। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन इन विच द सीड्स सीम टू बी इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग पार्ट एज अ पॉजिटिव इन नेचर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कंसिडर किया एज अ सीड से, और पल्पी रीजन को कंसिडर किया उन्होंने पॉजिटिव नेचर से। इस तरीके से एटम को उन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया, ओके। नेक्स्ट थिंग इज द hence this model is also called the watermelon model, plum pudding model and the raisin pudding model, okay। उन्होंने एक और चीज कहा कि जो रेडियस होता है एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में पाया जाता है। बेसिकली इसे हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ओके। ये भी आपको समझा। नेक्स्ट इज द E/m रेशियो, जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपने जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया तो बेसिकली 1.7 इंटू 10⁻+11 कूलम पर केजी का आपको वैल्यू मिला, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद बात आई थी कि क्या एटम अभी भी डिस्क्राइब हुआ? तो एटम अभी भी डिस्क्राइब नहीं हुआ था। फिर जो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है वो आता है
अब ऐसे तो ईंट पर नाच के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ने मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने कर दी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। बट रदरफोर्ड के दो कलीग्स थे जिनका नाम था गीगर और मार्सडन। ठीक है, इसी को हम और भी एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, गीगर मार्सडन कह लो, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट कह लो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल कह लो, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, उन्होंने क्या किया, तो अभी ये देखो, उन्होंने एक वुडन बॉक्स लिया, उस वुडन बॉक्स के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको पता है जो कि रेडिएशन एमिट कर रहे होते, बेसिकली उससे अपना एम था अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाना। अब द थिंग इज व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, होप कि आपको पता होगा। अल्फा पार्टिकल नहीं पता तो सिंपली ये होता है कि द हीलियम जो न्यूक्लियस होता है ना हीलियम का, मतलब हीलियम न्यूक्लिया कह लो, द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम इज द अल्फा पार्टिकल। हाँ, बेसिकली डबली आयोनाइज हीलियम एटम इज अल्फा पार्टिकल, राइट। कि मतलब ये कहना है आपको कि आपका हीलियम जो होता है उसके दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचेंगे क्या, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। वो तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल, राइट। और दो इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, मतलब आयोनाइज कर दिया, फ्री कर दिया उससे, उसे भी हम अल्फा पार्टिकल कह रहे होते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने क्या पास किया, एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, या फिर ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया ओवर द गोल्ड फॉइल। अब जब ऐसा देखा जा रहा था कि जो बहुत सारे रेस फॉल हुई यहाँ पे, तो उसमें से 99.86%, कितने 99.86%, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर इज गिवन 99.86% अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डेविएशन, मतलब 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधी निकल जा रही थी बगैर किसी डेविएशन के। एंड द रिमेनिंग 0.14% गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू सर्टेन एंगल। अब जो कुछ थी 0.14% वो कुछ इधर और कुछ इधर को जा रही थी। ओके, और ऐसा उन्होंने देखा कि अगर हम 8000 क्या करते हैं बीम को फॉल कराते हैं गोल्ड फॉइल पे, तो उसमें से कोई एक क्या हो रही थी 180 डिग्री से बाउंस बैक कर रही थी। कितनी डिग्री से, 180 डिग्री से, मतलब टोटली जिस एंगल से आ रही थी उसके अपोजिट में वो पास हो रही थी। ओके, नेक्स्ट थिंग कि उन्होंने एक और चीज देखा, अब कि ये सब जो चीजें देख रहे थे वो क्यों हो रहा है उनको पता नहीं था, किनको, गीगर और मार्सडन को। इसके लिए रदरफोर्ड को उन्होंने सहारा लिया, ऑब्वियस बात है उनके अंडर में ये उन्होंने रिसर्च कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने इनके कंक्लूजन पॉइंट्स अपने को दिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अनऑक्यूपाइड। उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि एटम जो होगा वो न्यूट्रल है, बात सही है, बट उसके अंदर स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी और वो अनऑक्यूपाइड होंगे, मतलब फ्री स्पेस होंगे। ठीक है, तो सर इसका मतलब वहां पे चार्ज है कहाँ पे। तो थिंग इज, उन्होंने फिर इसके लिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि हो सकता है पूरे एटम का मास न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो डेफिनेटली चार्ज भी कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस पे होगा। अच्छा, ये चीज कैसे पता चली थी, तो जरा ध्यान देना कि आपने अल्फा पार्टिकल को फेंका, अल्फा पार्टिकल के पास क्या मौजूद है, सिर्फ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को निकाल दो मतलब दिमाग से, जो कि न्यूट्रल होता है, जब प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है। अब हमने जब गोल्ड फॉइल पर जब इसको बम्बार्ड किया, तो गोल्ड फॉइल के अंदर ना बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होंगे। तो जब एक पॉजिटिव नेचर का कोई पार्टिकल या चार्ज किसी एटम के पॉजिटिव नेचर को अप्रोच करेगा, तो जाहिर सी बात है क्या होंगी, वहां से बाउंस बैक या डिफ्लेक्शन होगा। तो इससे ये चीज मिली, साबित हुई कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होते हैं और बाहर रिवॉल्विंग क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से उन्होंने कंक्लूजन पॉइंट्स अपने को दिए थे। और उन्होंने एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का पाया जाता है। ओके, सिंपल। बट देयर इज सम ड्रॉबैक्स ऑफ दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो कहते हैं कि जब एक एटम जो होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते वक्त क्या कहते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, और एक टाइम आता है जब वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाते हैं और न्यूक्लियस क्या होता है, एटम कोलैप्स हो जाता है, एटम के साथ श्रिंक हो जाती है। मतलब ही वाज नॉट एबल टू प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये स्टेबिलिटी के फंडा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड थिंग इज कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो लाइट एमिट करता है, तो लाइट के कुछ स्पेक्ट्रा फॉर्म होते हैं। स्पेक्ट्रा मतलब बेसिकली आपके शेडोज फॉर्म होते हैं, इमेजेस फॉर्म हो रहे होते हैं स्क्रीन पे। तो इमेज के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब ही वाज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल फिनोमेना ऑफ द एटम। इस तरीके से ये थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक होने की वजह से नेक्स्ट थ्योरी अपने पास आई, जिसे हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि एक बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड थ्योरी थी, जो कि एटम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी, बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट थ्योरी आगे आती गई, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई। ठीक है, आई होप इतना आपको समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम जरा डिस्टेंस क्लोज्ड अप्रोच को समझते हैं कि इसे कहते हैं डिस्टेंस क्लोज्ड अप्रोच। तो देखो कि सपोज आपका ये अल्फा पार्टिकल है जो कि अप्रोच कर रहा है किसको, एक एटम के न्यूक्लियस को। बट द थिंग इज कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होने की वजह से वो न्यूक्लियस तक जाना तो चाहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो क्या कर जाता है, बाउंस बैक कर जाता है या फिर डिफ्लेक्ट होता है सर्टेन एंगल से। तो अभी हमें इसमें क्वेश्चन है कि सर जिस दूरी से या फिर जिस डिस्टेंस से वो न्यूक्लियस से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, उस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, लेके जाते हैं, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, बट जैसे ये यहाँ से डिफ्लेक्ट करता है तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। दैट्स व्हाई बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी नो द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हम चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियस चार्ज जेड ई है और आपके बाहर का चार्ज ई है, दैट्स वाई जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब इसको इक्वेट किया तो अपने को हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर मिला। तो आर को आपने इधर ले आए और बाकी टर्म को नीचे लिया, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन 1/2 एम वी स्क्वायर, जो कि आपको फॉर्मूला मिला। इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, जो कि बेसिकली इस टर्म्स पर क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से। ओके, सेकंड थिंग इज द इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर मतलब वही सेम केस कि आपका ये रेफरेंस लाइन है, अब इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल आपने किसी एक चार्ज को बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, और वो कुछ सर्टेन एंगल से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, मान लो डिफ्लेक्ट कर गया। तो ये जो दोनों बीच की मतलब रेफरेंस लाइन और जो एक्चुअल पाथ थी आने वाले अल्फा पार्टिकल के, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ओके, अभी आपको देखो जरा गौर से, इंपैक्ट पैरामीटर जीरो कब हो सकता है, मतलब ये इस पे कब हो सकता है, जब बाउंस बैक का केस होगा तभी आपका इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो सकता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंपैक्ट पैरामीटर। नो नीड टू राइट, नो नीड टू रिमेंबर, बेसिकली आपको फॉर्मूला जानना है, बीटा बी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई काइनेटिक एनर्जी। इसे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं वो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के। ओके, तो देयर इज अ important point. The impact parameter B is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. Thus, smaller the impact parameter, greater will be the scattering angle. देखो ना आपको B और N में मतलब जितना कम आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मॉडल आई थी अपने पास बोहर एटॉमिक मॉडल, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक्स डिस्कस करने बाकी है। आज के वीडियो में हम इतना ही रुकते हैं फिलहाल, और जो भी आपको डाउट रहेंगे आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और आपको ये पूरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको हम कंप्लीट करेंगे। और भी आपको कौन से चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।